हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जान जब तक जीके तब तक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपका जो यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, जो आपके पर्यावरणीय अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस से दोस्तों जो भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं उन सबको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों ये हमारा आज का पहला पार्ट है और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चंस इसमें करा दूंगा और दोस्तों सारे क्वेश्चंस आपको विद डिस्क्रिप्टिव होंगे। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहां पे इसकी पीडीएफ को आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों अगर बात की जाए कि राष्ट्रीय गान, तो दोस्तों राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। जी हाँ दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी इसके रचयिता हैं, किसके? हमारे राष्ट्रीय गान के। और दोस्तों बात की जाए राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 27 दिसंबर सन 1911 को। कब दोस्तों? 27 दिसंबर सन 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको सर्वप्रथम गाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। दोस्तों बात की जाए कि पुष्कर मेला की, तो दोस्तों जो पुष्कर मेला है ये राजस्थान के अजमेर में आयोजित होता है। और दोस्तों ये जो है ना, ये आपका अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थस्थल पुष्कर है। कहाँ? अजमेर से 11 किलोमीटर दूर स्थित है क्या? पुष्कर। तो दोस्तों ये वहां पे आयोजित किया जाता है। और दोस्तों इस समय यहां पर पशु मेला आयोजित किया जाता है। ओके। और दोस्तों ये आपका कार्तिक मास की पूर्णिमा को मेला ये लगता है आपका। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? यूवी ए मींस अल्ट्रावायलेट रेज ए, अल्ट्रावायलेट रेज बी, अल्ट्रावायलेट रेज सी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बात की जाए कि सबसे अधिक, तो दोस्तों अधिक जो हानिकारक है वो हमारी है दोस्तों अल्ट्रावायलेट सी। आंसर होगा इसके ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बात की जाए कि अल्ट्रावायलेट किरणें हैं दोस्तों ये हमारी सूर्य से निकलती हैं, सूर्य से आने वाली दोस्तों ये अल्ट्रावायलेट मींस परावैंगनी किरणें होती हैं, ये बहुत हानिकारक होती हैं। दोस्तों ये पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि दोस्तों हमारी जो ओजोन परत है वो इन किरणों को अवशोषण कर लेती है। इन किरणों का क्या कर लेती है दोस्तों? अवशोषण कर लेती है। और दोस्तों इसलिए ये पूर्ण रूप से हमारे धरातल पर नहीं पहुंच पाती। दोस्तों अगर बात की जाए कि अल्ट्रावायलेट रेज ए और अल्ट्रावायलेट रेज वी, ये दोस्तों आपकी त्वचा पर बहुत हानिकारक प्रभाव डालती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? बात की जा रही है दोस्तों अजैविक घटक की। तो दोस्तों अजैविक का मतलब है जिसमें जान ना हो। तो दोस्तों वो हमारा इसमें है कौन सा ऑप्शन है? प्रोटीन, मृदा, कवक और फास्फोरस। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवक। दोस्तों कवक जो है ये हमारा जैवमंडल का जो है ना अजैविक घटक है। कौन सा घटक है? अजैविक घटक। सॉरी दोस्तों, आपसे पूछा गया कि अजैविक घटक नहीं है, तो दोस्तों वो हमारा है कवक। कवक जो है वो हमारा अजैविक घटक नहीं है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है। कैसा है दोस्तों? ये जैविक घटक है। कवक हमारा जो है वो अत्यंत जैविक घटक है जो प्राय उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं। ठीक है, तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर है ये हमारा 5th, गिरसेर परियोजना अवस्थित है। तो गिरसेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों गिरसेर परियोजना जो है ये हमारी दोस्तों गुजरात में स्थित है। दोस्तों बात की जाए अगर गिरसेर परियोजना की, तो दोस्तों ये एशियाई सिंहों का घर है। क्या? एशियाई जो शेर है उनका ये
घर है की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभयारण्य है। ये दोस्तों कब हुआ? तो दोस्तों ये 1973 में से क्या गिर अभयारण्य घोषित किया गया। गिर परियोजना या गिर अभयारण्य से कब घोषित किया गया? तो सन 1973 में इसको किया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है WWF से आशा है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड फॉर फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और वर्ल्ड वॉच फंड। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। दोस्तों बात की जाए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तो दोस्तों ये आपका वाइल्ड लाइफ फंड होगा। और ये क्या है? ये दोस्तों विश्व वन्यजीव कोष है। क्या है दोस्तों? ये विश्व वन्यजीव कोष है। ये वर्ल्ड WORLD ये वाला वर्ल्ड है। ओके दोस्तों। और दोस्तों इसको 1962 में, कब? 1962 में IUCN, क्या IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्यजीव कोष WWF की स्थापना की गई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर मिलाप ग्लेशियर से। तो दोस्तों बात की जाए कि हमारी जो गंगा नदी है वो कहां से निकलती है? तो दोस्तों वो हमारी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। दोस्तों सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। कैसी दोस्तों है? पवित्र नदी है। और दोस्तों इसका जो उद्गम है वो कहां से होता है? तो दोस्तों वो आपका उद्गम जो होता है इसका उत्तराखंड से। कहां से दोस्तों? उत्तराखंड के उत्तरकाशी। कहां के दोस्तों? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर, कितने मीटर दोस्तों? 3900 मीटर ऊंचाई पर स्थित गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ओके दोस्तों, यहां इसे भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इस नदी को जब ये गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, तो इसी को हम भागीरथी कहते हैं। देवप्रयाग में दोस्तों, अब इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जैसे ये गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, तो वहां इसे गंगा के नाम से न जानकर हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, जब इसे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं तो दोस्तों अब होता क्या है कि जैसे ही गंगोत्री से निकलती है तो ये देवप्रयाग में जो भागीरथी नदी है, मीन्स गंगा नदी है, ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। किससे दोस्तों? अलकनंदा से मिल जाती है। इसके बाद दोनों की जो संयुक्त धारा है, ये संयुक्त धारा को हम गंगा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो गंगा है वो क्या है? वो दोस्तों हमारी भागीरथी और अलकनंदा का, भागीरथी और अलकनंदा से मिली हुई है। ओके, यह भारत की सबसे लंबी नदी है। कैसी दोस्तों? लंबी नदी है, जिसकी कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर है। जो भारत के 5 राज्यों, कौन कौन से 5 राज्य दोस्तों? आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका झारखंड, बिहार, तब पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों इसे फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों होता क्या है कि पश्चिम बंगाल से जैसे ही ये नदी हमारी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो दोस्तों जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो वो फरक्का नामक स्थान से प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में इसी नदी को दोस्तों पद्मा के नाम से हम जानते हैं। तो पद्मा के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से, किससे दोस्तों? यही नदी ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। फिर यह संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है। किसमें दोस्तों? मेघना में मिल जाती है और सागर द्वीप के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। दोस्तों कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में आपकी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो हमारे दोस्तों ऑप्शंस दे रखे हैं, ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है, वो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी। दोस्तों बात की जा रही है कि कोटोपैक्सी जो है, कोटोपैक्सी एक
जागृत ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है दोस्तों? जागृत। जो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या फिर रॉकीज में। तो दोस्तों हमारा जो कोटोपैक्सी जो एक जागृत ज्वालामुखी है, ये हमारा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कैसा है दोस्तों? ये हमारा विश्व का सबसे ऊंचा, कैसा दोस्तों? सबसे ऊंचा है, ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है हमारा ये। ओके दोस्तों। और दोस्तों बात की जाए जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। कहां दोस्तों? एंडीज। ऑप्शन से हमारा सी, एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 10 दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों ऑप्शन से हमारी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो दोस्तों बात की जाए कि तिब्बत में जो सांगपो नदी है, इसे भारत में दोस्तों ब्रह्मपुत्र के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। जो तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कौन सा दोस्तों? चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। कहां से? चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू, तिब्बती भाषा में दोस्तों सांपू कहते हैं, इसे नाम से जाना जाता है। और इसकी दोस्तों जो कुल लंबाई है वो 2580 है। कितनी है दोस्तों? 2580 है। और इसकी जो भारत में है वो दोस्तों भारत में ये 1346 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है। तो दोस्तों ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह माजुली इसी नदी पर स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला दोस्तों 11वां नंबर प्रश्न है कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी तथा शाकाहारी। बात की जा रही है दोस्तों घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो दोस्तों हमारे इसमें जो ऑप्शंस हैं, तो दोस्तों हमारा इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, मांसाहारी। कौन सा दोस्तों? मांसाहारी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है और दोस्तों इसको थोड़ा सा ब्रीफली भी देख लेते हैं। दोस्तों जो आपका घास उत्पादक है, ये घास उत्पादक आपका टिड्डा इसमें प्राथमिक होगा। कौन सा दोस्तों? टिड्डा प्राथमिक होगा। टिड्डा से मेढक होगा, मेढक आपका द्वितीय उपभोक्ता होगा। मेढक से आपका सर्प होगा, क्योंकि सांप मेढक को खा लेता है, तो दोस्तों ये तृतीय हो गया। और जो गिद्ध है वो हमारा चौथा हो जाता है, जो कि दोस्तों आपका मांसाहारी होता है। चलिए अगले प्रश्न में दोस्तों हम आ गए। हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर अयन मंडल। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है जो वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है, तो वो दोस्तों आपका क्षोभ मंडल। दोस्तों क्षोभ मंडल जो है यह मंडल जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, मेघ गरजना, ओस आदि इसी मंडल में घटित होते। तो दोस्तों कहाँ घटित होते हैं? हमारे क्षोभ मंडल में। इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा नहीं पाई जाती। ओके। इस मंडल में तापमान की ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर से घट जाता है क्या? आपका तापमान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? किसमें दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन हैं 3, 4, 5 या 6। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य हैं। और दोस्तों बात की जाए तो ये मुख्य अंग है और ये एक प्रकार की संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका है। क्या है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका है। क्या? संयुक्त राष्ट्र परिषद जो है ये संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने दोस्तों? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके जो 10 सदस्य हैं वो अस्थायी होते हैं। कैसे अस्थायी? आपसे पूछ लिया जाएगा कि अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो दोस्तों वो आपके होते हैं 10।
10 सदस्य अस्थायी होते हैं और 5 सदस्य स्थायी होते हैं। संयुक्त सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य निम्न है दोस्तों, कौन कौन से हैं? आपका अमेरिका हो गया, एक रूस हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस और चीन। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 5। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर असम में। तो दोस्तों हमारी बात की जा रही है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की, तो दोस्तों ये हमारा स्थित है राजस्थान में। राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में? तो दोस्तों ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ दोस्तों? आपका ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसे 1958 में, किसमें दोस्तों? 1958 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया तथा 1979 में, कब दोस्तों? 1979 में आपका इसे टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर भी शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों क्या है? एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए और आरएनए। तो दोस्तों बात की जा रही है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो वो हमारा क्या है? ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एगमार्क जो है, एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुणवत्ता से। जो आपका एगमार्क है इसका संबंध दोस्तों गुणवत्ता से है, क्योंकि एगमार्क जो है ये प्रमाणित चिन्ह है। क्या है दोस्तों? ये आपका एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। एगमार्क जो है दोस्तों वो आपका शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों? ये आपका एक प्रमाण चिन्ह है जिससे दोस्तों क्या, जिससे हम गुणवत्ता, इसकी गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करते हैं, किसकी? अपनी खाद्य वस्तुओं की। ओके, यह भारत सरकार में खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? खाद्य मंत्रालय द्वारा। इस मार्क के मिल जाने से विक्रेता को अपने उत्पाद की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्रेता इस मार्क को देखकर ही उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता पर विश्वास कर सकता है। ओके, तो दोस्तों हमारा पता चल गया ना आपको कि एगमार्क क्या है? तो एगमार्क एक चिन्ह है गुणवत्ता का। ओके, गुणवत्ता इससे मापी जाती है, प्रमाणिकता का। चलिए हमारा आंसर हो गया इसमें ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 17 कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और आपका पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण है ये सबसे ज्यादा दोस्तों कहाँ होता है? आपका पश्चिम बंगाल में। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत के गंगा और ब्रह्मपुत्र, कौन से दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा, मेघना, मैंने आपको बताया ना कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। भारत के 7 राज्य, कौन कौन से दोस्तों? भारत के 7 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजनांद गांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। इनमें से पश्चिम बंगाल जो है वो दोस्तों वो आपका सर्वाधिक प्रभावित है। पश्चिम बंगाल के दोस्तों आपके 4 जिले हैं, कौन कौन से? मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तरी एवं दक्षिणी 24 परगना में आर्सेनिक की मात्रा भूमिगत जल में मानक स्तर से अधिक पाई जाती है। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1983, कब दोस्तों? 1983 में पश्चिम बंगाल में ही आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट नामक बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों अगर जल में आर्सेनिक होगा, आपका अधिकता होगी, तो इससे क्या होगा दोस्तों? तो इससे आपको ब्लैकफुट नाम की बीमारी हो जाएगी। कौन सी? ब्लैकफुट। ओके, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 18वां नंबर प्रश्न आ गया आपका, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया? 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। तो दोस्तों वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है ये आपका 1972 ऑप्शन नंबर सी में पारित
किया गया। इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने का दंड एवं प्रावधान किया गया। तो दोस्तों ये क्या है कि आप शिकार नहीं कर सकते और आप उनका व्यापार नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको कब 1972 में। ठीक है, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आश्वन, किण्वन या फिर स्टेरिलाइजेशन। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। क्योंकि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दूध में क्या होता है दोस्तों? आपका दूध में होता है स्ट्रेप्टोफोकस, क्या? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। यह जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोस शर्करा को किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और हमें दही मिल जाता है। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? किण्वन कहते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या फिर यूएसएसआर। तो दोस्तों हमारा इसमें मौलिक कर्तव्य जो है वो दोस्तों हमारे संविधान में कहां से लिए गए हैं? यूएसएसआर के संविधान से। यूएसएसआर क्या है दोस्तों? ये आपका सोवियत संघ है, जिसे हम रूस, क्या दोस्तों? रूस, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ है ये। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इसे संविधान के किसे दोस्तों? मौलिक कर्तव्य जो हैं इन्हें हमारे संविधान में भाग 4 के का में, कहां दोस्तों? खंड का में अनुच्छेद 51 के का में के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वो है आपकी 11, जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिक को पालन करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्रुव तारा कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को? तो दोस्तों जो ध्रुव तारा है ये कहा जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी तारे को। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है, आपने देखा होगा कि उत्तर दिशा की ओर एक तारा चमकता हुआ दिखाई देता है हमें शाम के समय, तो दोस्तों वो कहलाता है हमारा ध्रुव तारा। तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। भारत के राष्ट्रीय पशुबाग टाइगर के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया। ठीक है, चलिए दोस्तों, और ये कहां दोस्तों? जिसमें उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व 48वां तथा ऑरेंज टाइगर रिजर्व 49वां है, जो असम में स्थित है। ओके, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है कि फूलों की घाटी कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के कहां दोस्तों? चमोली, कौन सा? चमोली जिले के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, किसे? चमोली को। ओके, तो फूलों की घाटी दोस्तों कहां स्थित है आपकी? उत्तराखंड में। किस जिले में? चमोली में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 306, 275, 206, 175। तो दोस्तों एक वयस्क जो होता है उसमें 206 अस्थियां होती है और एक नवजात शिशु जो होता है उसमें दोस्तों आपकी 300 होती है। कितनी? 300। चलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है, ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या फिर नागासाकी में? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम्स्टर्डम में।
क्या ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। ग्रीनपीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, तो ग्रीनपीस की कब हुई, 1971 में इसकी स्थापना होती है। और इसी संस्था का उद्देश्य दोस्तों वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण, क्या पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन करना है। किसे, ग्रीनपीस इंटरनेशनल। ठीक है, ग्रीनपीस का मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों, आपका नीदरलैंड में। कहां स्थित है ये, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, और नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 प्रश्न। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। और मैं आपको 1500 से 2000 क्वेश्चंस करा दूंगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और दोस्तों इससे आपकी जीके भी थोड़ी सी स्ट्रांग होगी। और दोस्तों ये आपका ईवीएस का भी पार्ट रहेगा, क्योंकि आपके ईवीएस में समाधान से भी क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे, पॉलिटी से भी देखने को मिलेंगे और हिस्ट्री से भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हम आपको सारा कुछ कंप्लीट करा देंगे। चलिए दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।